brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत को छोड़ने की वजह क्या थी? आपने हालांकि टच नहीं किया इसमें कहीं भी, केवल अपने एक उल्लेख के अलावा, अपने जिक्र के अलावा, जर्नी के अलावा। और दूसरा, हम कहाँ पे खड़े हैं? भारत इस समय जो भारत है जहां हम लोग बैठे हैं 2024 में, हम कहाँ पे हैं? हम सोशलिज्म स्टेट में हैं या कैपिटलिज्म में हैं या कहीं हमारा ट्रांजिट हो रहा है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भारत का अभी ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसलिए मैंने भारत के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। मैंने शुरू में भारत का जिक्र किया कि हमारी ऐसे होती थी समाजवादी नीतियाँ, उसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। फिर 1991 से हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए और अब हमारा ट्रांजिशन चल रहा है एक ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ। पर अभी हम ट्रांजिट में हैं, तो वो जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो किताब मुझे लिखनी पड़ेगी जब हमारी जर्नी थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट हो। पर हमारी दिशा, जिसमें किताब में लिखा है कि ठीक चल रही है। और इस किताब का इंडिया में मेरा यही लाना है कि हम सीखें कि इन देशों से हम सीखें कि इन देशों ने क्या गलत किया और क्या सही किया, क्योंकि हमारा अभी ट्रांजिशन चल रहा है। और हम जो लोग हैं वो एक अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों को इधर याद है कि वो जो समाजवादी की नीतियां थी उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ भारत में। तो जैसे अमेरिका के जो यंग लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि उन्हें सोशलिज्म चाहिए, उन्होंने कभी वो समाजवादी एक्सपीरियंस से उनको कभी देखा नहीं है, महसूस नहीं किया, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत आइडियल स्टेट है कि सब लोगों को समान अवसर मिलेगा, समान विकास होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि दरअसल जब लाइसेंस राज आ जाता है तो क्या होता है और कंपनियां बढ़ नहीं पाती, मुश्किल उनको किस तरह से होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की भूमिका है, आपने राजनीति पर भी किताबें लिखी हैं और जो पहले की भी किताबें हैं उन पर बहुत बारीक अध्ययन किया है। आपने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो बड़े पूंजीपति हैं, जो नेता हैं, इनका जो गठजोड़ हुआ है वो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को भी नुकसान पहुंचा रहा है, मार्केट को भी पहुंचा रहा है और कॉमन मैन को भी पहुंचा रहा है। मैं जो समझ पाया इस किताब से, मेरी समझ थी कि ये जो गठजोड़ है, आखिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या देख पाते हैं आप? ये क्या सिचुएशन कभी बदल पाएगी? क्योंकि जिसके पास पूंजी है, जो सरकार चला रहा है, सत्ता भी उनके पास है, बाजार भी उनके पास है, पूंजी भी उनके पास है, तो क्या ये हालात बदल पाएंगे? आप क्या देखते हैं? हाँ, तो ये एकदम बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि जैसे मैंने किताब में लिखा है कि जो कैपिटलिज्म है, हमें लगता है कि ये प्रो बिजनेस होना चाहिए। मेरा मानना है कि कैपिटलिज्म को प्रो कंपटीशन होना चाहिए, और इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि प्रो बिजनेस और प्रो कंपटीशन में क्या अंतर है। प्रो कंपटीशन कैपिटलिज्म में मतलब होना चाहिए कि हर 5, 10, 15 साल नई कंपनियां उभर के आए और नई कंपनी ऊपर आए। अगर वही कंपनियां ऊपर रहें तो वो कैपिटलिज्म नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म का असली मतलब होता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कर रही हो तो और लोगों को आके वो मुनाफा कम करना चाहिए और वो मुनाफा खुद अपने आप बढ़ना चाहिए। पर अगर बहुत मुनाफा किसी के पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा हो तो वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मतलब उनका है कि वो फिर वो अपना पैसा लेके बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मैंने किताब में लिखा है कि जो अमेरिका में आज हो रहा है कि वहाँ पर 5 या 6 कंपनियां हैं जो पूरा डोमिनेट ऐसा कर रही हैं कि उनका डोमिनेशन अब ग्लोबल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो। तो ये कैपिटलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कैपिटलिज्म का इतिहास देखें पिछले 100 साल में, तो हर 10 या 15 साल अगर आप देखें, जो दुनिया भर में सबसे 10 टॉप कंपनीज होती थी, हर 10 साल में 8 या 9 कंपनीज का बदलाव होता था। पर पिछले 15-20 साल में क्या हो रहा है कि वही कंपनियां जो पिछले 10-15 साल में सबसे हावी थी, वही कंपनियां आज डोमिनेट कर रही हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब इंडिया की स्टोरी हमेशा थोड़ी मिक्स रहती है। जैसे बताया कि इंडिया के बारे में आप जो भी कहो उसका उल्टा भी सही रहता है। और इसकी बात क्यों? जैसे इंडिया में भी मतलब काफ़ी बात होती है कि यहाँ पर 2 या 3 अरबपति बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। पर अगर आप इंडिया में देखें आज,
तो इंडिया में आज 200 से ज़्यादा बिलियनियर हो गए हैं। अब ये अच्छी बात इंडिया की ये है कि बहुत सारे नए बिलियनियर आए हैं इंडिया में, और नए सेक्टर्स में आए हैं जो पहले कभी होते नहीं थे। तो इसलिए जो इंडिया का है वो थोड़ा मिक्स्ड है कि हाँ, ये सही बात है कि ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डोमिनेट कर रहे हैं, पर अगर आप इंडिया की स्टोरी देखें तो काफ़ी और बिलियनियर उभर के आए हैं पिछले 5-10 साल में। और अच्छी बात है कि वो आए हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर सरकार का रोल ज़्यादा ना हो। जैसे अगर बिलियनियर आते हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर सरकार का रोल ज़्यादा है, तो थोड़ी मतलब शक की बात रहती है कि उन्होंने सरकार से मिलजुल के अपना वेल्थ बढ़ाया है। और वो सेक्टर होते हैं जैसे रियल एस्टेट हुआ, जहाँ पर आपको लैंड की ज़रूरत है, माइनिंग हुई, ये सरकार के काफ़ी रहते हैं। पर अगर टेक्नोलॉजी में हुई, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर में अगर आपके अरबपति आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि उन सेक्टर्स में सरकार का रोल काफ़ी कम रहता है। और इंडिया की अच्छी बात ये है, भारत की बात, कि पिछले 5-10 साल में काफ़ी जो हमारे अरबपति उभर के आए हैं वो उन सेक्टर से आए हैं।